कबीर की नजरें उसके होठों के नीचे बने काले तिल पर जा रुकी। वो एकटक उसे देखने लगा। कुछ देर बाद माही ने अपनी आंखें खोली। कबीर को ऐसे खुद को देखता पाकर उसने अपनी हथेली कबीर के सीने पर रखी। तो इस एहसास से कबीर की आंखें खुद ही बंद हो गई। माही ने हल्का सा धक्का देकर कबीर को पीछे किया और खुद जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। कबीर को होश आया तो वो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। ये क्या करने जा रहा था मैं? ऐसे तो वो डर जाएगी, पता नहीं क्यों उसे देखकर मैं खो जाता हूँ। कबीर खुद में ही बड़बड़ाया और अपने कपड़े पहनने लगा। इधर माही वॉशरूम में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ये क्या था जो मैंने महसूस किया, और मैं उन्हें ऐसे क्यों देख रही थी? उनकी आंखों में मुझे लेकर जाने क्या एहसास उमड़ने लगे। नहीं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती, उन्हें अपने करीब नहीं आने दे सकती। माही ने खुद को कहा और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। लेकिन मैं कब तक उनसे दूर रहूंगी? आखिर पति हैं वो मेरे, और उनका पूरा हक है मुझ पर। शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। माही फिर से सोचने लगी। कबीर रेडी होकर सीधा नीचे आया। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। बहू कहाँ है? वो रेडी हो रही है, आ जाएगी। गुड मॉर्निंग भाभी माँ, कबीर ने डाइनिंग टेबल की ओर आकर कहा। महिमा मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग कबीर। भाभी माँ जल्दी से नाश्ता लगाइए, मुझे ऑफिस जाना है। कबीर चेयर पर बैठते हुए बोला। कबीर, आज तुम माही के साथ उज्जैन जाओगे महाकालेश्वर जी के दर्शन करने, दादी ने कहा। दादी माँ, अब ये क्या है? आज ही जाना जरूरी है क्या? कबीर चिढ़ते हुए बोला। कबीर, ये क्या बात हुई? तुम दोनों को शादी के बाद जोड़े से दर्शन करना जरूरी है, और ये मेरी इच्छा भी है, दादी माँ ने सख्ती से कहा। तो कबीर मना नहीं कर पाया। महिमा, जाओ जाकर देखो माही रेडी हुई है या नहीं। जी, महिमा ने कहा और ऊपर जाने लगी। उसी समय माही तैयार होकर नीचे ही आ रही थी। आज उसने ग्रीन कलर का फुल लेंथ अम्ब्रेला सूट पहना हुआ था, जिसमें वो हमेशा की तरह प्यारी लग रही थी। महिमा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। माही नीचे आई। दादी माँ उसे देख उसकी नज़र उतारते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन बेटा आज साड़ी पहन लेती तो अच्छा होता। तुम्हें कबीर के साथ उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शनों के लिए। जी दादी माँ, माही बोली और ऊपर जाने लगी। रहने दीजिए ना दादी माँ, क्या फर्क पड़ता है, साड़ी हो या सूट, माही तुम ऐसे ही चलो, कबीर ने कहा। तो माही के कदम रुक गए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम लोग अभी निकलो वरना देर हो जाएगी। ठीक है दादी माँ। चलो माही, कबीर ने कहा और आगे बढ़ गया। माही भी उसके पीछे जाने लगी। कबीर गाड़ी के पास आया और ड्राइवर से चाबी लेकर बोला, तुम ऑफिस जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। कबीर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और माही उसके बगल में आकर बैठ गई। माही को देखते हुए कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे। थैंक यू, माही ने गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ते हुए कहा। थैंक यू? वो किस लिए? कबीर ने असमंजस से पूछा। आपने मुझे साड़ी पहनने से बचा लिया ना, इसलिए, माही बोली। तो कबीर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी में फिर से खामोशी फैल गई। माही, कबीर ने बहुत प्यार से कहा। जी, माही बोली। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ बात करो ना मुझसे। क्या बात करूं? मैं तो कुछ भी नहीं जानती आपके बारे में, माही ने कहा। तो कबीर ने उसे देखा। दोनों की नजरें आपस में मिली। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत जान पहचान से करते हैं, कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको, माही अपनी धीमी आवाज में बोली। तुम ही बता दो अपने बारे में कुछ, कबीर ने कहा। मैं क्या बताऊं, जिंदगी तो जैसे थम गई है एक मोड़ पर आकर, माही ने उदासी से कहा। तो कबीर के दिल में जैसे कुछ चुभा। वो माही को बेचैनी से देखने लगा। माही ने जब ये कहा कि उसकी जिंदगी एक मोड़ पर आकर रुक गई है, तो कबीर को बहुत बुरा लगा। उसने माही की आंखों में नमी देख ली। वो आगे देखते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला है माही। तुम्हें जैसे रहना है, जो करना है वो तुम कर सकती हो। क्या सच में? माही ने कहा। तो कबीर ने उसकी ओर देखकर हाँ में सिर हिला दिया। माही, माना कि मैं तुम्हारा पति हूं और ये रिश्ता शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ही हुआ है, कबीर ने कहा। तो माही एकदम से बोली, नहीं, मैंने खुद हाँ की थी इस शादी के लिए। जानता हूँ, लेकिन मजबूरी में, कबीर बोला। तो माही मन ही मन बोली, और मजबूर भी आपने ही किया था, और अब आए बड़े दोस्ती करने। क्या सोचने लगी? माही को खोया हुआ देखकर कबीर बोला, कुछ नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम जो करना चाहती हो तुम वो कर सकती हो।
तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा, तो क्या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स माही, भला तुम्हारी पढ़ाई से मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आपको नहीं, लेकिन दादी माँ को, माही हिचकिचाते हुए बोली। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा, इनफैक्ट वो तो खुश होंगी कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो। भाभी माँ भी भैया के काम में उनकी हेल्प करती हैं। कबीर ने कहा तो माही के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। तो बताओ क्या पढ़ना चाहती हो तुम? वैसे तुम तो दिल्ली में पढ़ रही थी ना? कबीर ने पूछा। जी मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना है, मैं एक कामयाब सर्जन बनना चाहती हूँ। ओह, तो तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, नॉट बैड। हाँ तो ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। दादी माँ से मैं बात कर लूँगा, कबीर ने कहा और आगे देख ड्राइविंग पर ध्यान लगा दिया। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। माही कबीर को देख मन में सोचने लगी, आप सच में इतने अच्छे और समझदार हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? माही की नज़रों को महसूस कर कबीर ने उसकी तरफ देखा और अपनी भवें उचका दी तो माही ने नाम में गर्दन हिला दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। कबीर मुस्कुरा दिया। कबीर ने माही को देखते हुए सॉन्ग प्ले कर दिया। माही ने उसकी ओर एक नज़र देखा, फिर बाहर देखने लगी। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग उज्जैन पहुंचे। कबीर ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और दोनों बाहर आए। दोनों मंदिर की ओर बढ़ने लगे। माही ने वहीं से पूजा की थाली ली। दोनों वीआईपी एंट्री से होते हुए मंदिर के अंदर आ गए। माही ने सिर पर दुपट्टा लिया और हाथ जोड़ आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। आपने मुझे इनके साथ इस शादी के बंधन में बांध तो दिया है, लेकिन मुझे इनसे प्यार नहीं है। प्यार तो दूर, इन्हें अच्छे से जानती भी नहीं। मन में इनको लेकर गुस्सा है कि इन्होंने मेरी दीदी को इनकार किया और पापा को मजबूर किया कि उन्हें मेरी शादी इनसे करानी पड़ी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये अच्छे हैं या बुरे। मुझे रास्ता दिखाएं महादेव, रास्ता दिखाएं। कबीर ने अपनी आंखें खोली और बगल में खड़ी माही को देखा, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। कबीर वहीं खड़े होकर उसके चेहरे को बहुत ध्यान से निहारने लगा। माही के चेहरे पर कितने ही भाव आए और गए। उसने सामने देखकर मन में कहा, जानता हूँ इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसे हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। और ये जो भी मांग रही है इसे वो दे देना। कबीर फिर से माही को देखने लगा। उसी समय माही ने आंखें खोली तो कबीर ने तुरंत कहा, चलें जी, पंडित जी से प्रसाद ले लें। माही बोली और पंडित जी की ओर बढ़ गई। कबीर भी उसके पीछे आया। दोनों ने झुककर पंडित जी के पैर छुए। अखंड सौभाग्यवती भवे, जोड़ी हमेशा बनी रहे, पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी ने प्रसाद की थाली पकड़ाई और दोनों मंदिर से बाहर आ गए। कबीर पार्किंग से गाड़ी लाने चला गया और माही वहीं खड़ी होकर कबीर का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में कबीर गाड़ी लेकर आया। माही उसमें बैठ गई। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि माही बोली, सुनिए। बोलो। कबीर ने उसकी ओर बिना देखे कहा। माही चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, बोलो, चुप क्यों हो गई? कबीर ने इस बार उसकी ओर देखकर कहा, मुझे ना भूख लग रही है। माही ने मासूमियत से कहा। ये सुनकर कबीर का पैर एकदम से ब्रेक पर आ गया और वो हैरानी से माही को देखने लगा। तुमने नाश्ता नहीं किया था? कबीर ने पूछा। कहाँ किया नाश्ता? कमरे से जैसे रेडी होकर आई तुरंत आपके साथ आ गई। तो अब तक चुप क्यों थी? बोलना चाहिए था ना। बिल्कुल पागल हो तुम सच में। मैंने कहा था ना कि अब हम दोस्त हैं, तो उतना तो तुम मुझसे कह ही सकती हो, कबीर ने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में कबीर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी। चलो कुछ खा लो, कबीर ने कहा और बाहर आया। माही भी बाहर आई। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। कबीर को देखते ही रेस्टोरेंट का मैनेजर अंदर आया। वेलकम मिस्टर राजपूत, मैनेजर बोला। कबीर इंदौर की जानी मानी हस्ती है तो उसे सभी पहचानते हैं। मैनेजर दोनों को प्राइवेट रूम में लेकर आया और फिर उन्हें बहुत आदर से बैठा कर चला गया। कबीर ने माही के लिए चेयर खींची तो माही बैठ गई। उसके बाद कबीर सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। क्या खाओगी? जो भी खाना हो ऑर्डर कर लो, कबीर ने कहा और मेन्यू कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। माही मेन्यू देखकर मुंह बनाने लगी। क्या हुआ? कबीर ने उसे मुंह बनाते हुए देखकर पूछा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ऑर्डर करूं? माही कन्फ्यूजन से बोली। जो खाना है ऑर्डर करो, वैसे भी लंच का टाइम हो गया है और इंदौर पहुंचने में अभी 1 घंटा है, कबीर बोला। माही ने फिर से मेन्यू देखा और वेटर को देखकर बोली, दाल चावल मिक्स वेज पनीर और बटर रोटी। वेटर ऑर्डर नोट कर चला गया। कबीर ने माही से पूछा, ऑल आर वेजिटेरियन फूड? हाँ, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाती, माही ने सिर झुकाकर कहा। फिर कुछ याद करते हुए बोली, कहीं आप तो नॉनवेज नहीं खाते और आपने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया? ये सुनकर कबीर उसे अजीब नज़रों से घूरने लगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं जिम करने वाला बंदा हूँ तो वेजिटेरियन कैसे हो सकता हूँ? और ऐसा कौन सा जिम करने वाला होगा जो नॉनवेज नहीं खाता होगा?
हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, माही आहिस्ता से बोली। तो कबीर ने एक बार फिर से उसे घूरा। माही ने तुरंत से नीचे कर लिया। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लीजिए, माही बोली। नहीं, जो तुमने ऑर्डर किया है वही खा लूंगा, कबीर ने सहज भाव से कहा। माही कुछ बोलने को हुई कि कबीर की शक्ल देखकर चुप हो गई। वेटर ने प्लेट में खाना लगाया और चला गया। खाना देख माही की आंखों में बच्चों सी चमक आ गई। उसने तुरंत रोटी का बाइट लिया और आंखें बंद कर ली। बहुत टेस्टी है, माही ने कहा और बच्चों की तरह खाना खाने लगी। कबीर उसे ऐसे देख मुस्कुरा रहा था। माही ने जब अपनी आंखें खोली तो कबीर को देखकर डर गई। वो चुपचाप सिर नीचे कर खाने लगी। कबीर ने देखा उसके बालों की एक लट बार बार उसकी आंखों पर आ रही थी, जिसे माही बार बार अपना सिर झटक कर पीछे करने की कोशिश करने लगी। उसे परेशान देखकर कबीर ने अनायास ही अपना हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों से उसकी लट उसके कान के पीछे कर दी। उसने चौंक कर कबीर को देखा। उसी समय उसकी उंगलियां भी अपनी आंखों पर आ रहे बाल हटाने के लिए उठी। आंखों के छूते ही उसकी आंखों में मिर्च लगने लगी। आओ आउच, माही के मुंह से निकला। क्या हुआ, कबीर ने परेशानी से पूछा। आंखों में मिर्ची लग गई। क्या करती हो, किसने कहा था अपने हाथ से छूने के लिए? मैं कर रहा था ना, कबीर ने कहा और उसके बगल में आकर बैठते हुए बोला। अच्छा दिखाओ मुझे। वो माही की आंखों में हल्के हल्के फूंक मारने लगा। उसे अपनी केयर करता देख माही को बहुत अच्छा लगा। वो प्यार से उसे देखने लगी। कबीर भी उसकी आंखों में देखने लगा। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख खो गए। वेटर के आने से उनकी तंद्रा टूटी तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे और अपना खाना खाने लगे। कुछ देर बाद कबीर माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए बोला, और कुछ खाओगी? नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना, माही ने कहा। फिर दोनों ने अपना खाना फिनिश किया और रेस्टोरेंट से बाहर आए। कबीर की गाड़ी एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। आपसे एक बात पूछूं, माही कुछ सोचकर बोली। हाँ पूछो, कबीर ने बिना उसकी ओर देखे कहा। जब मैंने आपको कोई और समझकर कमरे से बाहर निकाला तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं? चुपचाप चले क्यों गए थे कमरे से? माही ने शांत लहजे में कहा। तुम पहले से इतना गुस्से थी, उस पर नई जगह अनजान लोग, तो सोचा तुम अपसेट होगी। तुमसे क्या बहस करता, और फिर तुमने तो मुझे मेरे ही नाम की धमकी दी थी और कमरे से बाहर निकाल दिया था, तो डरना तो बनता था। अपने नाम की इज्जत का जो सवाल था, कबीर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जी मैं समझी नहीं, माई असमंजस में बोली। अरे याद नहीं तुम्हें? क्या कहा था तुमने? निकलो कमरे से, वरना मैं अपने पति को बुला लूंगी, कबीर राजपूत को बुला लूंगी। कुछ याद आया, कबीर ने कहा। तो माही इधर उधर देखने लगी। लेकिन फिर भी आपको उसी समय बता देना चाहिए था कि आप कौन हैं, माही शिकायती लहजे में बोली। मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम ध्यान से कमरे को देखती तो, कबीर ने कहा। तो माही उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तुमने अभी भी कमरा ध्यान से नहीं देखा है ना, कबीर ने पूछा। तो माही ने नाम में गर्दन हिला दी। पिछले 3 दिन से आंखें बंद करके रह रही थी क्या? मेरी इतनी बड़ी तस्वीर कमरे में लगी है, तुम्हें दिखाई नहीं दी? कबीर ने कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया, माही ने सिर झुकाकर कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरा कमरा दिखा दूंगा और साथ में पूरा घर भी। ठीक है, कबीर ने कहा और कार की स्पीड बढ़ा दी। माही को घर के गेट पर ही छोड़ कबीर थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला गया। माही घर के अंदर आई। बेटा आ गए तुम दोनों? दादी माँ ने पूछा। जी दादी माँ, ये लीजिए प्रसाद, माही ने कहा और दादी माँ को प्रसाद दिया। कबीर कहाँ है? गाड़ी लगा रहे हैं क्या, महिमा ने पूछा। नहीं भाभी, वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? ये लड़का भी ना हर समय काम ही काम लगा रहता है इसे, दादी माँ ने कहा। दादी माँ, होगा कोई काम, आ जाएगा रात में, महिमा ने कहा। नहीं महिमा, ये लड़का ना सिर्फ काम के पीछे भागता है। अब इसे समझना होगा कि इसकी शादी हो गई है। अब इसे अपनी पत्नी को भी समय देना होगा। आने दो उसे, आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी, दादी माँ ने हल्के गुस्से से कहा। दादी माँ, आप गुस्सा मत होइए, वो काम खत्म करके आ जाएंगे और हो सकता है उन्हें सच में कोई ज़रूरी काम हो, माही ने दादी माँ को शांत कराते हुए कहा। लो, अब तुम भी आ गई उसकी हिमायती। अभिनव और महिमा कम है क्या जो तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो? मैं तो अकेली हो गई इस घर में, दादी माँ ने मुंह बनाकर कहा। नहीं दादी माँ, मैं तो आपकी ही तरफ हूँ हमेशा, माही ने कहा। तो दादी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जाओ जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी, दादी माँ ने कहा। तो माही मुस्कुराते हुए ऊपर जाने लगी। महिमा, हमारा फैसला गलत नहीं था, हमने कबीर के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये लड़की कबीर के लिए एकदम सही है, दादी माँ ने जाती हुई माही को देखकर कहा। जी दादी माँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि कबीर में बदलाव तो अभी से नजर आ रहे हैं। उसकी कठोरता कम हो गई है, उसका सख्त मिजाज नरम पड़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो माही को पहले से जानता है।
उसकी आंखों में माही को लेकर कोई अजनबी वाली फीलिंग नहीं आती। महिमा ने जाती हुई माही को देख अपने मन की बात कह दी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है महिमा, क्योंकि इन दोनों को करीब आने के लिए इनका मन से करीब आना ज़रूरी है। लेकिन ये मुझे अच्छे से पता है कि कबीर और माही इससे पहले कभी नहीं मिले। वो शादी से पहले एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। दादी माँ ने कहा। दोनों कुछ देर बैठकर कबीर और माही के बारे में ही बातें करने लगी। कबीर अपने केबिन में बैठा फाइल पढ़ रहा था, या यूं कहें कि फाइल के पन्ने उलट रहा था, क्योंकि उसका मन तो काम में लग ही नहीं रहा था। उसके आगे बार बार माही का चेहरा आ जाता और उसकी मासूमियत से भरी बातें। उसी समय अर्जुन धड़धड़ाते हुए एकदम से अंदर आया। कबीर उसे देखकर बोला, अर्जुन तू नॉक करके नहीं आ सकता ना कभी? ले, अब तेरे केबिन में आने के लिए भी मुझे नॉक करना होगा? अरे यार, ये तेरा केबिन है, बेडरूम थोड़े ही जो नॉक करके आऊं। अब बेडरूम की बात और है, वहां तो तू भाभी के साथ बिजी रहेगा। अर्जुन ने शरारत से अपनी एक आंख दबाकर कहा। शट अप अर्जुन। कबीर हल्के गुस्से में बोला। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो गया। वैसे एक बात बोलूं? बोल। कबीर ने ठंडे लहजे में कहा। यार भाभी है बहुत खूबसूरत, सच में जैसे कोई परी। तू बहुत लक्की है यार, अर्जुन ने कहा तो कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओहो, बाबू को याद करके मुस्कुराया जा रहा है। सच बता, पसंद करने लगा है ना उसे? अर्जुन ने कहा तो कबीर किसी सोच में गुम गया। कहाँ खो गया भाई? अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो कबीर ने चौंक कर अर्जुन को देखा। हाँ, क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, कहाँ खो गया तू भाभी के ख्यालों में? अर्जुन ने पूछा। चल घर चलते हैं। कबीर बात बदलते हुए केबिन से बाहर जाने लगा। अर्जुन भी उसके पीछे आया। सच बताना यार, तू पसंद करने लगा है ना भाभी को? अर्जुन ने पीछे पीछे चलते हुए कहा। अर्जुन? क्या अर्जुन अर्जुन लगा रखा है? जो पूछा है उसका जवाब देना। दोनों लिफ्ट में आ गए। अरे बोलना, अर्जुन ने फोर्स करते हुए कहा। पता नहीं पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन उसका मासूम चेहरा आंखों से होता हुआ सीधा दिल में उतरता है। मुझे उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उसे जमाने भर की खुशियां देना चाहता हूँ। कबीर माही को याद कर खोए हुए ही बोला। मेरे यार, तू तो उसे पसंद ही नहीं, प्यार भी करने लगा है। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो कबीर अपने ख्यालों से बाहर आया। ऐसा कुछ नहीं है। जानता हूँ तू नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन तू खुद मुझसे आकर कहेगा कि तुझे भाभी से प्यार हो गया है। सपने देखना बंद कर दे। प्यार और मुझे कभी नहीं हो सकता, कबीर ने कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अर्जुन वहीं खड़ा होकर कबीर को जाते हुए देखकर बोला। वो दिन बहुत जल्दी आएगा कबीर, बहुत जल्दी। कबीर रात को देर से घर पहुंचा। सभी सो चुके थे। कबीर अपने कमरे में आया तो देखा माही खिड़की पर खड़ी थी। दरवाजे की आहट से वो पलटी। तुम सोई नहीं अभी तक? कबीर ने पूछा। नहीं, आपका वेट कर रही थी। मेरा वेट क्यों कर रही थी? सो जाना चाहिए था ना। इतनी देर तक जागने की क्या जरूरत है? मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। माही कबीर को जवाब दिए बिना बाहर जाने लगी तो कबीर ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। मुझे भूख नहीं है। तुमने खाना खाया? कबीर ने पूछा। जी। ठीक है, फिर सोते हैं चलो, कबीर ने कहा तो माही काउच पर आकर लेट गई और कबीर चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद कबीर बाहर आया तो देखा माही सो चुकी थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। कबीर भी उसको देखते हुए अर्जुन की बातें याद करते हुए सो गया। माही को लेकर उसके दिल में एहसास जागने लगे थे, लेकिन माही उसके मन की तो बस वही जानती थी। उसे कबीर से नफरत है, गुस्सा है या फिर और कुछ, ये तो उसके दिल के अंदर ही था। सुबह जब कबीर की नींद खुली तो देखा माही पहले से जगी है। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसकी कमर को भिगो रही थी। माही अपने बाल आगे कर सुलझाने लगी। उसके बैकलेस डोरी वाले सूट से उसकी गोरी पीठ कबीर को साफ नजर आने लगी। कबीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। माही का ध्यान कबीर पर नहीं गया। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और अपने सूट की डोरी बांधने की कोशिश करने लगी, मगर डोरी का दूसरा सिरा उसके हाथ में नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी डोरी उसकी पकड़ में नहीं आई। अब माही झुंझला उठी। उसकी चूड़ियों की खनक से कबीर ने आंखें खोली और बेड पर लेटे लेटे ही माही को परेशान होता देख रहा था। कुछ देर और कोशिश करने के बाद भी जब डोरी नहीं बंधी तो कबीर बेड से उठा और आहिस्ता से पीछे जाकर माही की ड्रेस की डोरी जोक में फंसी हुई थी निकालने लगा। कबीर की उंगलियों का स्पर्श समझ माही चौंकी और तुरंत पलट गई, मगर कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे और बिना कोई जवाब दिए फिर से उसे आगे की ओर घुमाया। कबीर ने खामोशी से हुक में फंसी डोरी निकाली और दोनों सिरों को पकड़ कसकर डोरी बांध दी। कबीर की उंगलियां जैसे जैसे माही की पीठ को छुई, माही अंदर तक सिहर उठी और उसकी आंखें इस एहसास से खुद ही बंद हो गई। मगर कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
अब पति हूँ तुम्हारा, इतनी हेल्प तो मुझसे ले ही सकती हो। कबीर ने सहजता से कहा तो माही आंखें खोल आईने में से कबीर के भावहीन चेहरे को ध्यान से देखने लगी। कैसे आदमी है ये, इन्हें कुछ होता नहीं क्या? माही मन ही मन सोचने लगी। कबीर डोरी बांधकर हटने लगा। माही ने तुरंत अपने बाल एक झटके से पीछे किए, जिससे उसके बाल कबीर के चेहरे को छू गए। उसके बालों से आती शैम्पू की भीनी भीनी सी महक कबीर का रोम रोम महका गई। लेकिन कबीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो एकदम सहजता से बेड पर बैठ गया। आज जल्दी उठ गई तुम? कबीर ने पूछा। हाँ, सोचा घर में सब जल्दी उठते हैं तो मैं भी जल्दी उठ जाऊं। माही ने गले में दुपट्टा डाला और कबीर की ओर पलटी। तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है माही, तुम्हें जैसे रहना हो तुम वैसे इस घर में रह सकती हो। तुम्हें देर से उठने की आदत है, इट्स ओके, कबीर बोला। लेकिन आप भी तो जल्दी उठते हैं। माही तुरंत कबीर को देखकर बोली। हाँ, क्योंकि मुझे आदत है और फिर मुझे सुबह एक्सरसाइज भी करनी होती है, इसलिए मैं जल्दी उठता हूँ, कबीर ने कहा और अलमारी खोल अपने कपड़े ढूंढने लगा। मगर उसे अपने कपड़े मिल नहीं रहे थे। उसने देखा अलमारी में कपड़ों की सेटिंग भी चेंज हुई है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं? माही ने पूछा। हाँ, मेरे जिम के कपड़े नहीं मिल रहे और मेरी अलमारी में भी सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कबीर ने कहा। मैं देती हूँ, माही बोली और उसके जिम के कपड़े निकालकर उसे दे दिए। कबीर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। मैंने ही अलमारी में कपड़ों की सेटिंग चेंज की है, क्योंकि मैंने अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें भी अलमारी में सेट कर दी हैं। सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था और आपको भी बिखरा कमरा पसंद नहीं है, माही ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े सब तुमने कैसे एक ही वार्डरोब में सेट कर दिए, और साथ ही अपने भी। मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए दूसरा वार्डरोब लगवा देता। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब व्यवस्थित हो गया है, माही। लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े थे, एक ही वार्डरोब में सब सेट कैसे किया? आप ढंग से रखेंगे तभी तो सब आएगा ना, माही ने तुरंत कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कपड़े रखने नहीं आते? कबीर ने माही को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मैंने आपके सारे कपड़े सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है, देखिए ना, माही ने जल्दी से कहा और वार्डरोब खोलकर दिखाने लगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है। माही का ये भोलापन देख कबीर मुस्कुराने लगा। इसे दुनिया का बेस्ट सर्जन बनना है और मुझसे तो ऐसे डर रही है जैसे मैं इसे खा ही जाऊंगा, कबीर मन में बोला और चेंजिंग रूम में चला गया। कबीर ने बाहर आकर माही से कहा, अब तो तुमने कमरा देख लिया होगा और मेरी तस्वीर भी। कबीर ने तस्वीर की ओर इशारा कर दिया। माही ने नजरें उठाकर सामने दीवार पर देखा तो कबीर की बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें कबीर के चेहरे पर मोहिनी मुस्कान थी। तस्वीर देख माही मन में बोली, कितनी मनमोहिनी मुस्कान है इनकी, लेकिन सिर्फ तस्वीर में, असलियत में तो मुस्कुराते ही नहीं, बस गुस्सा करते रहते हैं और घूरते रहते हैं। क्या सोचने लगी? कबीर की आवाज़ से माही ख्यालों से बाहर आई। जी कुछ नहीं, बहुत ही प्यारी फोटो है, माही बोली तो कबीर उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। माही को समझ आया उसने क्या कहा तो इधर उधर देखने लगी और अपने नाखून चबाने लगी। कबीर मंद मंद मुस्कुराने लगा। चलो मैं तुम्हें पूरा कमरा दिखाता हूँ, कबीर ने कहा तो माही ने सिर हिलाया और उसके साथ चलने लगी। कबीर ने एक और का दरवाज़ा खोला जो उसका जिम था। ये मेरा जिम है और इससे ही लगकर दूसरी तरफ मेरा स्टडी रूम है। कबीर ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। माही ने देखा वहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई थी, हर विषय की किताब है वहाँ। आपके बुक्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, आपको पढ़ने का शौक है? माही रेक से बुक निकाल कर देखने लगी। हाँ, जब टाइम मिलता है तो ज़रूर पढ़ता हूँ। इन दिनों बिजनेस में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, लेकिन जब भी उलझन में होता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ इन किताबों के पास। ये सच्ची साथी होती है तन्हाई और उलझन की। इनके पास हर सवाल का जवाब होता है, कबीर ने शांत लहजे में कहा तो माही कुछ सोचने लगी। चलो तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं, कबीर ने कहा और माही का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। ये पहली बार था जब कबीर ने उसका हाथ ऐसे हक से थामा था। माही कभी अपने हाथ को तो कभी कबीर को देखती, उसके मन का एक एक तार बज उठा। कबीर उसे एक कर्टन के पास लाया। कर्टन हटाते ही सामने शीशे की वाल के उस पार स्विमिंग पूल नजर आया। माही की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, स्विमिंग पूल भी है आपके कमरे में? माही चहकते हुए बोली। हमारे कमरे में, कबीर ने तुरंत कहा तो माही ने सिर हिला दिया। जी हमारे कमरे में, माही आहिस्ता से बोली। तुम्हें स्विमिंग आती है? कबीर ने पूछा। नहीं, लेकिन अच्छी लगती है स्विमिंग, माही ने कहा और शीशे के वाल का दरवाज़ा खोल स्विमिंग पूल के पास आ गई। वहीं पास में एक झूला लगा हुआ था जिस पर माही बैठ गई और स्विमिंग पूल को देखने लगी। तुम बैठो, मैं आता हूँ, मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, कबीर ने कहा और वहां से चला गया। कुछ देर वहीं बैठकर माही अंदर कमरे में आ गई। उसने अलमारी से कबीर के ऑफिस के लिए कपड़े निकाले और नीचे आ गई।
उसे इतनी सुबह जगा हुआ देख दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा तुम जल्दी उठ गई, दादी माँ ने कहा। जी दादी माँ, बहुत अच्छा किया। आओ आज तुम अपने हाथ से पूजा करो, दादी माँ ने कहा और महिमा को इशारा कर दिया। महिमा मुस्कुराते हुए माही के पास आई और माही को लेकर मंदिर में आ गई। माही मन लगाकर पूजा करने लगी और आरती गाने लगी। उसकी आवाज़ सुन सभी मुस्कुराने लगे। पूरा घर उसकी मधुर आवाज़ से गूंज उठा। अभिनव जी भी अपने कमरे से रेडी होकर जल्दी बाहर आ गए। कबीर भी आईने के सामने खड़ा होकर अपनी स्लीव्स के बटन लगा रहा था। जब उसके कानों में माही की आवाज़ गई तो उसके हाथ रुक गए। वो कमरे से बाहर आया और नीचे झांकने लगा, लेकिन अभी मंदिर में होने की वजह से कोई दिखाई नहीं दिया। कमरे में जाकर उसने जल्दी से अपना ब्लेजर पहना और नीचे आया, लेकिन उसके नीचे आते ही आरती खत्म हो गई। माही आरती की थाल लेकर बाहर आई और सबको आरती देने लगी। सभी ने आरती और प्रसाद लिया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। कबीर को देख माही उसके पास भी गई। जी आरती, माही बोली तो कबीर ने आरती ली और हथेली माही के ही माथे से लगा दी। माही उसे हैरानी से देखने लगी। तुम खुश और स्वस्थ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कबीर ने कहा और वो भी डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। माही उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगी। इन्हें मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ, उसने मन ही मन कहा और कबीर की कही बात सोच हल्के से मुस्कुरा दी। आरती की थाली रख वो भी नाश्ते के लिए आ गई। सभी बैठ नाश्ता करने लगे कि कबीर एकदम से बोल पड़ा, भाभी माँ आरती कौन गा रहा था? ये सुन सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और माही खामोशी से सिर नीचे किया अपना नाश्ता करने लगी। दादी माँ और महिमा ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। क्या हुआ देवर जी, आवाज़ कुछ खास पसंद नहीं आई क्या? जानती हूँ, बस ऐसी ही थी, उसमें कोई बात नहीं थी, महिमा ने मुंह बनाकर कहा। नहीं भाभी माँ, आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, इतनी मीठी कि कानों में शहद घुल रहा हो, कबीर एकदम से बोला तो सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई और माही ने एक बार नजरें उठाकर कबीर को देखा, फिर नजरें झुका ली। कबीर आगे बोला, लेकिन हमारे घर में ये इतना मीठा कौन गाने लगा सुबह सुबह, ये जानना चाहता हूँ। ये तो हमारी प्यारी देवरानी जी गा रही थी, महिमा ने कहा तो कबीर हैरानी से माही को देखने लगा। फिर उसने महिमा की ओर देखा तो महिमा ने अपनी पलकें झपका दी। वो बिना कुछ कहे सिर नीचे कर खाने लगी। उसी समय घर में अर्जुन की एंट्री हुई। कबीर मेरा यार कहाँ है तू? अर्जुन अंदर आते हुए बोला। अर्जुन, दादी माँ ने खुशी से कहा। दादी माँ कैसी हैं आप? अर्जुन ने दादी माँ के पैर छूते हुए कहा। तुम कब आए लंदन से? महिमा ने पूछा। ओ भाभी, बस 2 दिन पहले ही आया हूँ। अर्जुन कुर्सी खींचकर बैठ गया और एक एप्पल उठाकर खाने लगा। 2 दिन हो गए तुम्हें आए हुए और तुम अब आ रहे हो? दादी माँ ने कहा। सॉरी दादी माँ, वो क्या है ना, जैसे ही मुझे पता चला कि कबीर की शादी हो गई है, मैं उससे मिलने सीधा ऑफिस पहुंचा, इसलिए यहाँ नहीं आ पाया, अर्जुन ने कहा। सिर्फ ऑफिस नहीं दादी माँ, ये तो मेरे साथ माही के घर भी गया था, कबीर ने उसे घूरते हुए कहा। देखा दादी माँ कैसे घूर रहा है, माना कि वो इसकी ससुराल है, लेकिन भाभी से मेरा भी तो कोई रिश्ता है, इसलिए उनके मिलने का वेट करने से अच्छा पहली फुर्सत में ही मिलाया उनसे, अर्जुन ने कहा तो सभी मुस्कुराने लगे। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, दादी माँ ने प्यार से कहा। बैठो नाश्ता करो, महिमा ने कहा। यह भी कोई कहने की बात है, आया हूँ तो खाकर ही जाऊंगा, अर्जुन ने कहा तो महिमा ने उसकी प्लेट लगा दी। और बताओ अर्जुन, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? अभिनव ने पूछा। बिजनेस तो बढ़िया ही चल रहा है भैया, अर्जुन बोला। और तुम्हारे माँ पापा? माँ पापा दोनों ठीक हैं, बस अब पापा भी मुझे परेशान करने लगे हैं कि शादी कर ले। अब तो कबीर की भी शादी हो गई तो कर लो ना, उसमें परेशानी क्या है, लड़की तो देख ही रखी है तुमने, दादी माँ ने कहा। हाँ दादी माँ, देख तो लिए, अब बस फेरे लेने बाकी हैं, लेकिन वो क्या है ना दादी माँ कि मुझे इतनी जल्दी इस झंझट में पड़ना नहीं है, अर्जुन बोला। अच्छा तो शादी तेरे लिए झंझट है, रुक अभी सिमरन को बताता हूँ, कबीर ने कहा और अपने मोबाइल निकाल कर बोला। तो अर्जुन ने उससे फ़ोन छीन लिया। मत कर मेरे यार, क्यों मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, अब तो तेरी भी शादी हो गई है, तब भी ये टफ नेचर कैरी किए हुए है। भाभी अब आप ही अपने पत्थर दिल पति को मोम की तरह पिघला सकती हो, अर्जुन ने नौटंकी करते हुए माही से कहा तो सभी उसकी नौटंकी देखकर हंसने लगे। तू नहीं सुधर सकता, कबीर बोला तो अर्जुन ने ना में गर्दन हिला दी। माही को उन दोनों की ये नोकझोंक अच्छी लग रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए उस पल का मजा ले रही थी। कबीर कुछ देर की खामोशी के बाद दादी ने कहा। जी दादी माँ, बेटा बहू को लेकर कहीं घूमने नहीं जाओगे? दादी माँ ने कहा तो माई के हाथ खाते खाते रुक गई। दादी माँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, तुम दोनों ने अभी अपना हनीमून प्लान नहीं किया, कहाँ जाना है मुझे बताओ, टिकट मैं ला कर दूंगा, अर्जुन एक्साइटेड होकर बोला तो कबीर के गले में खाना अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगा। ये देखकर माही तुरंत उठकर उसे पानी का गिलास देते हुए बोली,
पानी पी लीजिए। कबीर ने पानी पिया और माही उसकी पीठ से हिलाने लगी। सभी उन दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं ठीक हूँ, थैंक्स, कबीर ने माही को परेशान देखकर कहा तो माही फिर से चेयर पर बैठ गई। देखा दादी माँ, अब टाइम आ गया है कि इन्हें हनीमून पर भेज दिया जाए। भाभी आप बताइए कहाँ की टिकट करवाऊँ, रोम, पेरिस या लंदन? अर्जुन ने माही से पूछा। माही बिना कुछ रिएक्ट किए चुप ही रही, उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड सी हो गई थी, उसकी नजरें ही नहीं उठ रही थी सबके सामने। अरे भाभी आपने जवाब नहीं दिया, बोलिए कहाँ जाना है आपको? अर्जुन ने कहा। अर्जुन अब बस बहुत हो गया, कबीर ने सख्ती से कहा। माही के लिए अब वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली आई। तुझे जरा भी समझ नहीं है ना कब क्या बोलना है? कबीर ने उसके सिर पर मारते हुए कहा। अब मैंने क्या किया? अर्जुन ने सिर से हिलाते हुए कहा। ये क्या, हनीमून के लिए कहाँ जाना है जल्दी बताओ। ये सब क्या लगा रखा था? उसके लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी जानता है तू? एक तो वैसे ही वो कम बोलती है और अब इसके बाद तो जाने कब तक छिपती फिरेगी मुझसे। कबीर ने सख्त लहजे में कहा। ओ तो ये बात है, अब वो तुमसे भी छिपती फिरेगी? ओ सो सैड ना। अर्जुन मुंह बनाकर बोला। शट अप अर्जुन, बहुत हो गया मजाक, कबीर ने कहा और ऊपर कमरे में जाने लगा। ओ भाभी से मिलने की बेकरारी, अर्जुन फिर बोला। तो फिर से बोला, कबीर ने उसकी ओर आते हुए कहा तो अर्जुन दादी माँ के पीछे छिपने लगा। दादी माँ प्लीज मुझे बचाइए अपने खड़ूस लाडले से। तू पहले दादी माँ के पीछे से निकल, कबीर ने बोला और दादी माँ को हटाकर अर्जुन का गला पकड़ते हुए मस्ती में बोला। अब बोल क्या बोल रहा था? अर्जुन कान पकड़ते हुए बोला। अरे माफ कर दे मेरे बाप, माफ कर दे, छोड़ मुझे, मेरी सांस अटक रही है। देख मजाक मजाक में कहीं मैं सच में मर गया तो तुझे जेल हो जाएगी। फिर सोच भाभी का क्या होगा। माही का जिक्र आते ही कबीर ने तुरंत अर्जुन का गला छोड़ दिया। देखा देखा भाभी की कितनी फिक्र है तुझे? अर्जुन फिर से चिढ़ाते हुए बोला तो कबीर फिर से उसे मारने उसके पीछे भागने लगा। अब दोनों घर के सोफे कुर्सी से कूद कूद कर इधर उधर भागने लगे। कबीर, अर्जुन रुक जाओ, चोट लग जाएगी किसी को। महिमा उन्हें रोकते हुए बोली। रहने दो महिमा, अब वो दोनों नहीं रुकेंगे, ये उनकी पुरानी आदत है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ इन दोनों की वजह से ही घर में थोड़ी चहल पहल हो जाती है, वरना कबीर तो पूरे समय खामोशी रहता है और उस पर से उसका गुस्सा। दादी माँ ने भी कहा। सब उन दोनों की मस्ती देख खुशी से मुस्कुरा रहे थे। भागते भागते अर्जुन किसी से टकरा गया। उई माँ मैं मर गई, हाय मेरी कमर, मार डाला मुझे। एक लगभग 50-55 साल की वयस्क महिला जमीन पर गिरी अपनी कमर सहला रही थी। उन्हें देखकर सभी उनकी ओर दौड़े। कबीर दौड़कर आया और उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला। बुआ जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, उठिए। बुआ जी ने कबीर को देखकर अपना मुंह फेर लिया और उसे अनदेखा कर फिर से कराहने लगी। ये देख कबीर ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अभिनव ने आकर बुआ जी को उठाया और उन्हें सोफे पर बैठा दिया। बुआ जी आप ठीक हैं? अभिनव ने कहा। हाँ ठीक हूँ बेटा, भगवान की दया से, वरना किसी ने तो चोट पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बुआ जी ने कबीर को अपनी जलती निगाहों से देखकर कहा। अभिनव और महिमा ने बुआ जी के पैर छुए तो कबीर भी उनके पैर छूने लगा, मगर उन्होंने अपने पैर पीछे ले लिए। ठीक है, बस तुम दूर ही रहो, बुआ जी बोली। कबीर ने सबको देखा फिर उनसे दूर हो गया। अर्जुन के साथ साथ घर में किसी को भी उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। अनामिका तुम आते ही शुरू हो गई, दादी माँ ने सख्त लहजे में कहा। हाँ माँ, आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ, आपके लाडले के आगे तो आप किसी को नहीं देखती, बुआ जी ने मुंह बनाकर कहा। मत भूलो अनामिका, मैं तुम्हारी माँ हूँ तो कबीर की दादी माँ भी हूँ, दादी माँ ने शांत भाव से कहा। हाँ हाँ मुझे मत बताइए माँ, आपका किससे क्या रिश्ता है और आप किसकी क्या हैं? अर्जुन ने धीरे से कबीर के कान में बोला। यार ये अनामिका बुआ जी क्यों आ जाती है इस घर में शांति फैलाने? कबीर ने उसे आंखें दिखा दी तो अर्जुन ने मुंह पर उंगली रख ली। तुम्हें तो शादी में बुलाया था अनामिका, तब तुम क्यों नहीं आई? दादी माँ ने पूछा। आपके लाडले की शादी में मेरा आने का मन नहीं था, तो अब क्यों आई हो? दादी माँ बोली। माँ क्या आप इस घर में मैं आ भी नहीं सकती? अरे मैं तो आपसे मिलने आई हूँ और साथ ये भी देखने कि आपने कौन सा चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो अपने लाडले के लिए। अनामिका ने एक बार फिर कबीर को देखकर कहा। यार इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये इतना चिढ़ती क्यों है तुमसे? अर्जुन ने कहा तो कबीर ने अपने कंधे उचका दिए। चल मैं चलता हूँ, इससे पहले कि यहाँ का माहौल गर्म हो जाए, तुझे बाद में मिलता हूँ, बाय, अर्जुन ने कबीर के गले लगते हुए कहा और वहां से चला गया। अनामिका तुझे जरूर इस घर की छोटी बहू से मिलवाऊंगी, पहले जाकर फ्रेश हो ले, कुछ खा पी ले, दादी माँ ने कहा तो बुआ जी की आंखों में चमक आ गई। हाँ माँ आप ठीक कह रही हो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, नाश्ता वहीं भिजवा देना। बुआ जी उठी और अपने कमरे में जाने लगी। उनके जाते ही सबने चैन की सांस ली।
दादी माँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, कबीर ने कहा और वो भी बाहर जाने लगा। कबीर! दादी माँ की आवाज़ पर कबीर के कदम रुक गए। कबीर ने पलटकर दादी माँ को देखा। बेटा, अनामिका की बातों को दिल से मत लगाना, दादी दुखी स्वर में बोली। तो कबीर उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दादी माँ, मैं जानता नहीं हूँ क्या बुआ जी को वो ऐसी ही हैं, इतने सालों से देखता आ रहा हूँ। आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। कबीर ने दादी माँ को साइड हग कर लिया। अब जाऊँ मैं ऑफिस? कबीर ने कहा तो दादी माँ प्यार से बोली, जा लेकिन जल्दी आ जाना। अब घर पर तेरी पत्नी भी तेरा इंतजार करती है। जी, कबीर ने कहा और बाहर आ गया। दादी माँ, मैं भी चलता हूँ, अभिनव ने कहा और वो भी चला गया। पता नहीं कब अनामिका के दिल में कबीर के लिए प्यार और अपनापन जागेगा। दादी माँ ने चिंता जताते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा दादी माँ, आप परेशान ना हो। कबीर के लिए उनका मन भी एक दिन जरूर पिघलेगा। महिमा ने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, कब ठीक होगा महिमा, आखिर कब ठीक होगा? तब तक अनामिका अपनी कड़वी बातों से कबीर का सीना छलनी कर देगी। मेरा बच्चा पहले से जख्मी है महिमा, पहले से ही चोट खाया हुआ है, तुम तो जानती हो ना। दादी माँ ने दुखी स्वर में कहा, दादी माँ, सब माता रानी पर छोड़ दीजिए, सब सही होगा, बस विश्वास रखिए। महिमा ने कहा तो दादी माँ फीका सा मुस्कुरा दी। लंच के समय बुआ जी कमरे से बाहर आई। महिमा और माही खाना लगा रहे थे। दादी माँ चेयर पर बैठी हुई थी। अनामिका ने एक नज़र माही को देखा, फिर डाइनिंग टेबल की ओर आते हुए बोली, माँ, आप लोग तो मेरे बिना ही लंच करने लगे, अभी नहीं किया है अनामिका, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। दादी माँ ने सहज भाव से कहा, माँ, आपने अपने लाडले की पत्नी से नहीं मिलवाया? कहाँ है? लगता है अभी कमरे से बाहर नहीं आई। अनामिका ने जानबूझकर माही को अनदेखा करते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है अनामिका, जो तुम्हें हमारी चांसी बहू नजर नहीं आ रही। अनुपमा जी ने भी उसी लहजे में कहा तो अनामिका मुंह बिचकाने लगी। माही, इनसे मिलो, ये हैं कबीर और अभिनव की बुआ जी, मेरी बेटी ये भोपाल में रहती हैं, किसी वजह से शादी में नहीं आ पाई तो अब आई हैं समय निकाल कर तुमसे मिलने। अनुपमा जी ने कहा तो माही तुरंत अनामिका के पैर छूने लगी। अरे ठीक है, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। अनामिका ने तुरंत पैर पीछे ले लिए। माही को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दादी माँ को उनकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने इस समय कुछ न कहना ही सही लगा। शाम को जब कबीर ऑफिस से आया तो देखा सभी लिविंग रूम में ही बैठे हैं। वो सबके पास आया। उसे देखकर बुआ जी फिर से बुरा सा मुंह बनाने लगी, जिसे माही ने देख लिया। लेकिन दादी माँ और महिमा के चेहरे पर उसे देख मुस्कुराहट थी। बेटा, तू आ गया? दादी माँ ने बड़े दुलार से कहा। जी दादी माँ, आपने ही कहा था जल्दी आने को, कबीर ने कहा। जा जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कॉफी भिजवाती हूँ, महिमा ने कहा। थैंक यू भाभी माँ, कबीर ने कहा और ऊपर जाने लगा। आपने इसे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है माँ, क्या जरूरत है इसे इतना प्यार जताने की? बुआ जी ने बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा, जिसे सुन कबीर के कदम रुक गए और उसकी आंखों में नमी आ गई। माही को भी ये सुन अजीब लगा। अनामिका, तुम बोल रही हो कि वो इस घर का बेटा है और मेरा पोता, तो इस प्यार का उसे पूरा अधिकार है? दादी माँ ने सख्त लहजे में कहा। हाँ हाँ, खूब जानती हूँ, इस प्यार पर उसका अधिकार है और वो आपका पोता है। और आया बड़ा इस घर का बेटा। माही ने कबीर की ओर देखा तो उसकी नम आंखें देख उसे बहुत बुरा लगा। कबीर ने खुद को संभाला और ऊपर चला गया। बुआ जी, आप क्यों हर समय उसका दिल दुखाती रहती हैं? वो अगर आपकी सब बातें चुपचाप सिर झुकाकर सुनता है तो आपको कोई जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, वो सिर्फ आपका लिहाज करता है, आपका अपमान नहीं करना चाहता, वरना उसके गुस्से से हर कोई वाकिफ़ है। अभिनव ने नाराज़गी से कहा। देखा माँ, देखा आपने, अब उस लड़के के लिए अभिनव भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। अनामिका ने झूठा रोने का नाटक करते हुए कहा। अभिनव ने कुछ गलत नहीं कहा अनामिका, तुम अपनी हरकतें नहीं देख रही? तुम्हें कुछ भी ख्याल है? तुम उसकी पत्नी के सामने उसे बातें सुना रही हो, उसे हीन भावना से देख रही हो, उसे तिरस्कृत कर रही हो, और तो और उसका अपमान भी कर रही हो। वो सुन लेता है सिर्फ मेरी वजह से। तुमने सोचा है कभी, अगर उसने पलटकर तुम्हें जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? दादी माँ ने गुस्से से कहा। अनामिका ने एक नज़र सबको देखा और माही को देखकर मुंह बनाकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। माही को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। दादी माँ ने उसे देखा तो वो सीधा किचन में चली गई। महिमा, जाकर देखो, माही जाने क्या सोच रही होगी वो। दादी माँ ने कहा तो महिमा ने सिर हिला दिया। जी दादी माँ, ये बोल वो वहां से किचन में चली गई। पता नहीं कब सुधरेगी अनामिका, दादी माँ ने अफसोस से कहा और सोफे पर बैठ गई। अभिनव भी उनके साथ वहीं बैठ गया। माहिमा ने किचन में आकर देखा तो माही कॉफी बना रही थी। कबीर के लिए बना रही हो? महिमा ने पूछा। जी, माही ने शांत लहजे में कहा। महिमा उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे सवाल और बेचैनी थी।
बुआ जी के बारे में सोच रही हो? महिमा ने कहा तो माही के हाथ रुक गए। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, महिमा ने कहा तो माही ने उन्हें देख एकदम से बोली, ये बुआ जी इनसे ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? क्या वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती? उनकी नज़रों में उन्हें लेकर ये तिरस्कार क्यों है? माही ने वही सवाल किए जिसकी महिमा को उम्मीद थी। उसने कुछ सोचकर एक गहरी सांस ली, फिर माही को देखकर कहा, माही मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ। हमारी ज़िंदगी की किताब में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिसकी लिखावट हम मिटा नहीं सकते, बशर्ते जब तक वो पन्ने खुद फटकर कहीं खो नहीं जाते। लेकिन इससे हमारी कहानी का अतीत बदल तो नहीं जाता ना। वो तो वैसा ही रहता है, बस ऐसा ही कुछ काला अतीत है जिससे कबीर की ज़िंदगी जुड़ी है, जिसे बुआ जी बात बात पर कुड़ती रहती है और कबीर को दर्द पहुंचाती है। टू बी कंटिन्यूड।